हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 10 प्रश्नों के साथ आपको आंसर भी मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए हम बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं। जो प्रश्न जो होते हैं कि एग्जाम में प्रश्न 4 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न। तो दीर्घ जो होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद लघु आता है, उसके बाद अति लघु मतलब छोटा होता है, अति लघु मतलब और छोटा होता है, उसके बाद बहुविकल्प। तो लघु जो उत्तरीय प्रश्न है ये अति लघु से थोड़ा सा बड़ा होता है क्वेश्चन। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है कि वैदिककालीन शिक्षा के गुण व दोष बताइए। जो वैदिककालीन की जो शिक्षा हुआ करती थी तो उसमें गुण क्या था और फिर दोष क्या था। उसके बाद दूसरा है कि समावर्तन संस्कार के बारे में लिखिए। तीसरा है कि मुस्लिम काल की मकतब एवं मदरसा शिक्षा में अंतर बताइए। चौथा है कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने स्त्रियों की उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की हैं। प्रश्न 5 है कि त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 6 है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7 है कि बहुभाषिकता क्या क्या महत्व है। उसके बाद प्रश्न 8 है कि भारत में NSQF की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। प्रश्न 9 है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 10 है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो आज इसी के वीडियो में हम 10 प्रश्नों का आंसर देखते हैं एक एक करके। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि वैदिककालीन शिक्षा के गुण व दोष बताइए। तो जो प्रश्न दिया होता है उसी में आपका हेडिंग छुपा होता है। ये आप बात जो ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए वैदिककालीन शिक्षा के गुण पूछ रहा है। तो सबसे बात है कि हाँ वैदिककालीन शिक्षा के पहले गुण लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरा हेडिंग बनेगा वो दोष का बनेगा। तो इस तरह से हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसके बाद लिखना है कि वैदिककालीन शिक्षा के निम्न गुण थे। तो क्या क्या थे चलो जानते हैं। तो इसमें पहला है कि जो वैदिककालीन की जो शिक्षा है वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। ठीक, 8 वर्ष की जो आयु के जो छात्र होते हैं वो गुरुकुल में प्रवेश करता था। उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता था। गुरु मानस पिता के रूप में छात्रों की देखभाल करते थे। ठीक, एक तो पहला ये गुण हो गया। दूसरा ये कि उपनयन संस्कार के बाद ही छात्र को शिक्षा पाने का अधिकार था। ठीक, इस संस्कार के पूर्व उसे शूद्र मानते थे। जब तक वो उपनयन संस्कार ग्रहण नहीं किया होता उससे पहले उसको शूद्र मानते थे। ठीक, तीसरा जो है कि सदा जीवन एवं उच्च विचार इस काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी। इसके लिए इसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता था। तो ये तीसरा गुण है। उसके बाद चौथा गुण है कि वैदिककालीन शिक्षा पूर्ण व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी थी। पांचवा है कि इस काल में छात्र एवं गुरु के संबंध एवं पुत्र एवं पिता के समान थे। ठीक है, वैदिककालीन में क्वेश्चन पूछता है कि अति लघु में भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वैदिककालीन में गुरु और शिष्य के बीच कैसा संबंध था। तो पुत्र और पिता के समान थे। उसके बाद है कि धार्मिक तत्व जैसे कि प्रार्थना हो गया, संध्या यज्ञ मंत्र एवं पूजा आदि ये सभी वहाँ का जो वैदिककालीन में थी तो ये विशेष महत्व था। ठीक, उसके बाद है कि साधारण दंड का भी व्यवस्था थी। उसके बाद है कि सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। स्वाध्याय पर विशेष बल। तो ये जितनी भी है जो गुण है जरूर नहीं है कि जितना हमने बताया उतना आपको लिखना, उतना आप लिख पाएँ या याद रख कर पाएँ। तो आप अगर इसमें से 5 भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 5 इसमें से जो गुण है, 5 ये 5 दोष या फिर 3-4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो ये हो गया गुण। अब चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा के दोष। तो आपको ऐसे हेडिंग देना है कि वैदिककालीन शिक्षा के दोष। तो चलो हम लोग जानते हैं कि क्या दोष है। तो इसमें देखो कि लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। सांस्कृतिक भाषा का विशेष महत्व था। उसके बाद है कि धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। जो धार्मिक जो शिक्षा है उस पे केवल विशेष मतलब ध्यान दिया जाता था। उसके बाद है कि सांसारिक जीवन की उपेक्षा, जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा थी। राजा महाराजा एवं धनाढ्य वर्ग के जो बालक होते थे उनको शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। उसके बाद है कि सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों की शिक्षा पाने का अधिकार तो था लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। शूद्रों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, गरीबों के लिए। उसके बाद है कि धर्म का अत्यधिक महत्व, जो धर्म जो है उसका अधिक महत्व दिया जाता था उसमें। तो ये रहा वैदिककालीन शिक्षा जो था उसका दोष रहा, गुण रहा, हमने जाना। तो जो वैदिककालीन की जो शिक्षा है इन्हीं दोनों कारणों के वजह से दोषों के वजह से इस काल में जो शिक्षा का जो मतलब नष्ट होने लगा, ये कहे कि
इसी बात से वो नष्ट होने लगा। इसको रोकने के संदर्भ में जो डॉक्टर रॉक ई के ने लिखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक अनेक दोष थे। इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने के लिए किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। नवजीवन मतलब नया जीवन की आवश्यकता थी। प्रश्न दूसरा है कि समावर्तन संस्कार के बारे में लिखिए। तो हेडिंग देना है कि समावर्तन संस्कार। तो ब्रह्मचारी जब अपना अध्ययन समाप्त कर लेता था तो समावर्तन संस्कार किया जाता था, जिसे कि आजकल कन्वर्शन कहते हैं। इस अवसर पर गुरु के समक्ष ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वो आजीवन गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करेगा और अपने चरित्र को ऊंचा करने का प्रयत्न करेगा। कन्वेंशन, ये कन्वेंशन वर्ड है। तो यह जो समावर्तन संस्कार का था ये था। तो इसमें आपको ये लिखने के बाद मतलब इसको ये बताना है कि समावर्तन संस्कार है क्या। ठीक, लिखने के बाद ये संस्कृत में कुछ श्लोक है, इसको लिखना है, इसका अर्थ भी बताना है। तो देखिए श्लोक क्या है कि सत्यवत धर्मचर स्वधायनमा प्रमद आचार्य प्रिय धन महत्य प्रजातनु महाय छेदसी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि सदैव सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमद मत करना, आचार्य की सेवा में उनका प्रिय धन लगाकर देते रहना और संतान और शिष्य परंपरा का लोप न होने देना। तो इस श्लोक का ये अर्थ होगा। तो इस तरह से अगर आप समावर्तन संस्कार में अगर आप श्लोक ये लिख कर उसके बाद इसका अर्थ लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं याद नहीं कर सकते आप, तो आप इतना भी लिख देंगे और इसका ये भी लिख देंगे तो हो जाएगा। प्रश्न तीसरे पे आते हैं कि मुस्लिम काल की मकतब एवं मदरसा शिक्षा में अंतर बताइए। जो मुस्लिम शिक्षा काल में जो मकतब और जो मदरसा है, इस शिक्षा में मतलब क्या अंतर है। तो पहले हम जानते हैं मकतब। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। कुतुब का अर्थ है उसने लिखा, ठीक है, क्या है, उसने लिखा। इस प्रकार मकतब का अर्थ हुआ कि वह स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाता है हो। प्राथमिक स्तर पर बालक सीखना सिखाते थे और दैनिक धार्मिक कृतियों में प्रवेश किए जाने वाले कुरान के प्रमुख भागों में परिचित होते थे। अब जानते हैं मदरसा। तो मदरसा शब्द जो है ये भी अरबी भाषा के दस्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। इस प्रकार मदरसा शब्द का अर्थ है यह हुआ कि वह स्थान स्थल जहाँ भाषण दिए जाते हों। मकतब की शिक्षा समाप्त करके छात्र मदरसे में प्रवेश लेते थे और मदरसों में चूँकि उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी और वहाँ पर मुख्य शिक्षण पद्धति व्याख्यानों पर आधारित थे। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 4 पे कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने स्त्रियों की उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की। तो इसका आपको हेडिंग देना है कि स्त्रियों के उच्च शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग के सुझाव। ठीक, तो इसमें आयोग में बालिकाओं एवं स्त्रियों की उच्च शिक्षा के लिए सिफारिश की है। तो इसमें पहला क्या है कि स्त्रियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, एक तो ये रहा। दूसरा ये है कि स्त्रियों के लिए उचित प्रकार के और मितव्ययी छात्रावासों की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा ये कि शिक्षा गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषयों का विस्तार करके उनको समुचित बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है चौथा कि 1 या 2 विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा से संबंधित अनुसंधान यूनिटों की सृष्टि की जानी चाहिए। पाँचवा ये है कि स्त्रियों को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र आदि विषयों में से अपने अध्ययन के विषय का चुनाव करने की आज्ञा दी जानी चाहिए। छठवां है कि जिन स्थानों में मांग है वहाँ स्त्रियों के पृथक यानी कि अलग पूर्वस्थानक कॉलेजों का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद सातवां है कि स्त्रियों के लिए पृथक मतलब होता है अलग स्नातकोत्तर कॉलेजों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए स्त्रियों के लिए। तो ये रहा 7। उसके बाद हम प्रश्न 5 पे आते हैं कि त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसमें त्रिभाषा मतलब 3 भाषा। इसमें पहला है कि हेडिंग देंगे कि त्रिभाषा सूत्र। इसमें पहला है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, पहले में तो ये आता है। दूसरा में ये कि संघीय या सहसंघीय भाषा जब तक वो मान्य है, जो संघीय या सहसंघीय भाषा जो है जब तक कि वो मान्य है। तीसरा ये है कि एक आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा जो माध्यम के रूप में चुनी गई हो। तो ये त्रिभाषा हो गई, तीनों को मिला के त्रिभाषा हो गई। तो चलो हम एक एक इसमें से देखते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र का निहितार्थ
संशोधित त्रिभाषा सूत्र मूल उद्देश्य ये है कि जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का जो अध्ययन है वो प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से करें। संघीय भाषा का अध्ययन पूरे देश में किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए अपेक्षित है। वर्तमान समय में वास्तव में दो संघीय भाषाएं प्रचलित है। अ मतलब पहला अंग्रेजी, इसे ससंघीय भाषा कहा जाता है। प्रायः सरकारी कामकाज इसी भाषा में होता है, अंग्रेजी में। उसके बाद हमारा आता है ब हिंदी, जिसे संघीय भाषा कहते हैं, यानी कि राज्य भाषा। मतलब संघीय भाषा या राज्य भाषा। ससंघीय भाषा अध्ययन आवश्यक है, ठीक, राज्य भाषा आवश्यक है। तीसरा भाषा का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से आवश्यक है, एक शैक्षिक, दूसरा राष्ट्रीय। तो इसमें अब क्या आता है तीसरा वाले में कि शैक्षिक उद्देश्य, ठीक। शैक्षिक उद्देश्य में आधुनिक वैज्ञानिक युग का विस्फोट हुआ है। ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्रों में विश्व के कई देश अग्रणी हैं, मतलब आगे हैं। इन देशों में के संपर्क में आने के लिए उनकी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कहीं जैसे हम लोग विदेश चले गए तो वहाँ की भाषा, हर जगह की अलग अलग भाषा होती हैं, तो वो जानना ज़रूरी होती हैं संपर्क करने के लिए। तो विभिन्न भाषाओं की शिक्षा सूत्र की तीसरी भाषा होगी। इसके बाद ख में आता है कि राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्र के उद्देश्य से कैसे, तो शैक्षिक उद्देश्य समझ में आया। शिक्षा में मतलब कहीं पे विस्फोट हुआ, चाहे कुछ भी, मतलब कोई भी तकनीकी ज्ञान अगर बात करना हो तो वो इन सब में वो देश आगे है क्योंकि वो भाषा जानते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीय उद्देश्य की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन है, विभिन्न भागों के लोगों को एक दूसरे से निकट लाएगी। तीसरी भाषा के रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न पांचवा प्रश्न जो है वो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कितनी प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि सबसे पहले आपको हेडिंग देना है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रकार, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद तो इसका आंसर जो है कि हमारे देश में मुख्यतः निम्न प्रकार की पूर्व माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं हैं। जैसे पहला कि नर्सरी है, नर्सरी आप सुने होंगे। ये संस्थाएं जो है अधिकतर कस्बों, मतलब गाँव, नगरों, कस्बों या नगरों में है और वो भी संपन्न परिवार के बालकों को भी उपलब्ध है। नर्सरी के जो है यहाँ गाँव नहीं, वो कस्बों या नगरों में ये संपन्न परिवार के बालकों के लिए उपलब्ध है, जिसे नर्सरी कहते हैं। क्योंकि इनका शुल्क अधिक है और कार्यक्रम भी इस प्रकार का है कि जिसका संबंध प्रायः संपन्न परिवार के वातावरण से ही है, वही दे पाएंगे, गरीब लोग नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से संस्थाएं देश के कुछ ही लोगों को उपलब्ध है, सब कोई तो प्रोवाइड करा नहीं पाएगा, उतने पास सबके पास पैसे नहीं है। तो दूसरा अब ये आता है कि किंडर गार्डन, ये फोवेल के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है और प्राथमिक या अन्य विद्यालय संबंध है। इसमें प्रचलित आचार व्यवहार तथा वातावरण यूरोपीय है। तीसरा ये है कि मंटेसरी, मंटेसरी आप सुने होंगे, शायद आप पढ़े भी होंगे। तो मंटेसरी शिक्षा मीडिया मंटेसरी के शिक्षा सिद्धांतों, प्रयोगों और उपकरणों पर आधारित है। चौथा आता है कि पूर्व वैश्विक विद्यालय, महात्मा गांधी की वैश्विक शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें कि आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है और बालक को अपने प्रत्यक्ष, मतलब सामने वातावरण से सीखने का अवसर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए अभी निश्चित शैक्षिक सामग्री का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए ये संस्था अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी। पांचवा है कि न्यूटन बाल शिक्षण संघ, संघ के विद्यालयों में मंटेसरी और पूर्व बेसिक शिक्षा के सिद्धांत का समन्वय करने का प्रयास है। उसके बाद 6 है कि सरस्वती शिशु मंदिर, पूरे देश में व्याप्त सरस्वती शिशु मंदिर में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की व्यवस्था रहती है। ये शिशु मंदिर सांस्कृतिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे कि बहुभाषिकता का क्या महत्व है। तो एक शिक्षाविद कहते हैं कि हम मूलतः बहुभाषी हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश है में तो हमारा किसी एक भाषा के सहारे काम नहीं चल सकता। बहुभाषी मतलब बहुत सारे भाषा को जानना, तो एक हमारा भाषा से तो काम चल नहीं सकता। तो हमें अपनी बात को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके साथ संवाद, मतलब बातचीत करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच आवाजाही करना ही पड़ता है। जैसे कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषा का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी जुबान में होने वाले जो बातचीत है कि मिठास, संप्रेषण की जो सहजता देखने के लायक है। बहुत से बच्चे से जो घर की भाषा, होम लैंग्वेज, स्कूली भाषा से
अलग होती हैं। जैसे घर पे लोग भोजपुरी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में या तो हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा होता है बहुभाषिकता का महत्व। तो इसका महत्व है क्योंकि हमें बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हम चले चलते हैं प्रश्न 8 पे कि भारत में NSQF की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है कि आप हेडिंग देंगे कि भारत में NSQF की आवश्यकता एवं महत्व। तो भारत में सामान्य शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अलग दायरों में प्रचलित किए जा रहे हैं और दोनों के बीच परस्पर संबंध बहुत कम है। इससे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को अपनाने में जो युवाओं की संकोच होती है कि करें कि ना करें, हम जुड़े कि ना जुड़े, क्योंकि यह समझा जाता है कि यह क्षेत्र संबंध व्यक्तियों को उच्चतर डिग्री और मतलब अधिक उच्च डिग्रियों का और योग्यताओं का हासिल करने से रोकता है। व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा और उसके विपरीत दिशा में गतिशीलता बढ़ाने के लिए भारत के लिए एक योग्यता फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय कौशल योग्यताओं को अधिक समझने योग्य और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। NSQ जो है की आवश्यकता निम्नलिखित अतिरिक्त कारणों से भी है। तो ये था उसका आंसर प्रश्न 8वां का। तो ये सभी जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं, मैं काफ़ी धीरे धीरे आराम से बता रही हूँ, तो आप सबको आराम से वीडियो देखना है, बहुत जल्दी में नहीं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ कि जो 9 प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। जो उच्च शिक्षा है हमारा, उसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है कि कोठारी आयोग जो है 1964-66 से ने भी उच्च शिक्षा के उद्देश्यों पर अपने विचार निम्न प्रकार से व्यक्त किए थे। तो इसमें पहला है कि अध्यापक एवं विद्यार्थियों में और उनके माध्यम से सभी समाज में सत्य जीवन के लिए आवश्यक मूल्य विकसित करना, ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा ये है कि शिक्षा के द्वारा समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक व सामाजिक विभिन्नताओं को खत्म करना। ठीक। तीसरा उद्देश्य ये है कि नवीन ज्ञान यानी कि नया ज्ञान की खोज करना, सत्य की प्राप्ति के लिए निडर होकर काम करना और नए नए जरूरतों व अन्वेषणों के संदर्भ में प्राचीन का विश्लेषण करना। उसके बाद चौथा उद्देश्य ये है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व प्रदान करना, उनके लिए इसके लिए प्रतिभावान युवकों को खोजकर उसमें मानसिक शक्ति, अभिरुचि, प्रवृत्ति एवं नैतिकता विकसित करना। पांचवा उद्देश्य है कि कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य व्यवसायों में निपुण व प्रशिक्षित नागरिक तैयार करना। प्रश्न 10 है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डालिए। ठीक। तो इसका उत्तर है, हेडिंग डालेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त जो मतलब उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहा है युवाओं, बेरोजगारी की समस्या। ठीक। तो शिक्षित बेरोजगारी मतलब उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर रहा है तो शिक्षित तो है ही है। तो शिक्षित जो बेरोजगारी है, इसका मतलब ये है कि जो शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार न मिलना, यानी अपनी शैक्षिक योग्यता एवं कार्य कुशलता से नीचे का रोजगार मिलना, अपने हिसाब से नहीं। प्राय लोग इसका मुख्य कारण शिक्षा का रोजगारोन्मुख न होना मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो अनेक रोजगारपक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य, हकीम और शिक्षक भी इस समय बेरोजगार हैं। हमारी दृष्टि से इसके मुख्य कारण है उच्च शिक्षा का असंतुलित विस्तार और देश की बेरोजगारी बढ़ने वाली आर्थिक नीति, बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन और छोटे उद्योगों पर कहर। तब इसका समाधान भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही ढूंढना होगा। देश की मौजूदा स्थिति में उच्च शिक्षा के असंतुलित विस्तार को रोका जाए और भारी उद्योगों के स्थान पर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। और एक ये भी कारण है बेरोजगारी का कि काफ़ी जनसंख्या बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, काफ़ी बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो और कोई नौकरी भी नहीं आ रही है। तो ये काफ़ी मतलब जो शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं युवा हो या कोई भी युवा हो, उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है कि बेरोजगारी होना। तो उनको मजबूरन अपने मन से जो पढ़े लिखे रहते हैं उस काबिलियत पे उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, मजबूरन उन्हें कोई भी नौकरी उन्हें करना ही पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट तो हमें ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपके लिए हेल्प हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।